अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक पास पेपर देख रहे हैं ए लेवल्स का। और ये पास पेपर जो है ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग से डील करता है। ये आपका स्पेसिमेन 2016 पेपर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, सवाल को समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है ली स्टार्टेड अ बिजनेस इन इंडोनेशिया ऑन 1st of January 2013 selling lawn movers. During the first year of trading, Lee bought 1000 lawn movers at $50 each. He shipped 400 of these to Albert, his agent in Jamaica. Lee also sold 550 lawn movers in Indonesia. यानी कि ये जो बिजनेस है वो ली का है। ठीक है ना। ली दो जगह पे गुड्स बेचता है, एक तो लोकली इंडोनेशिया में बेचता है और एक जमैका में बेचता है। जमैका में गुड्स बेचने के लिए इसने एक एजेंट रखा हुआ है और उस एजेंट का जो नाम है वो है एल्बर्ट। ठीक है। ली ऑल्सो सोल्ड 550 लॉन मूवर्स इन इंडोनेशिया। ठीक है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फ्रेट चार्जेस पेड बाय ली 3600, लैंडिंग ड्यूटीज पेड बाय एल्बर्ट 400, रेट ऑफ कमीशन पेड टू एल्बर्ट। एल्बर्ट का एक तयशुदा कमीशन है और वो है 10%। कैश रेमिटेड बाय एल्बर्ट टू ली $19,000। Lee's income statement for the year ended 31st of December 2013 included the following: gross profit, consignment profit, selling, distribution and administration cost arising in Indonesia. Lee's statement of financial position at 31st of December 2013 included the following: inventory, जमैका में 4,800 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इंडोनेशिया में 2,500 की। Prepare the consignment account in the books of Lee for the year ended 31st of December 2013। आपको ली की बुक में जो कंसाइनमेंट अकाउंट होगा वो बनाना है। कंसाइनमेंट अकाउंट का मतलब ये है कि ये जो कंसाइनमेंट इसने भेजी थी, जो गुड्स जमैका भेजे थे, उस पर जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसका जो अकाउंट होना चाहिए, उसमें सेल्स और उसमें एक्सपेंसेस होने चाहिए, वो चीज़ आपको बनानी है। तो चलें हम इसकी वर्किंग करते हैं ज़रा। अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए हम एक टी अकाउंट भी बना सकते हैं या फिर हम वर्टिकल फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल अगर हम टी अकाउंट बनाएं तो पहला जो खर्चा हुआ है कंसाइनमेंट में वो है 3600 रुपये के फ्रेट चार्जेस। ठीक है, तो हम लिख देंगे फ्रेट चार्जेस और जो फ्रेट चार्जेस की अमाउंट है वो है 3600। इसके बाद लैंडिंग ड्यूटीज़ पेड बाय एल्बर्ट 400 रुपये की एल्बर्ट ने लैंडिंग ड्यूटीज़ पे करी। एल्बर्ट मेरा एजेंट था लेकिन लैंडिंग ड्यूटीज़ हमारा एक्सपेंस ही है, तो लैंडिंग ड्यूटीज़ लिखते हैं, वो है 400। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद रेट ऑफ कमीशन पेड टू एल्बर्ट। एल्बर्ट को एक कमीशन पे किया है, वो भी मेरा एक्सपेंस है। अच्छा, कमीशन जो है वो सेल्स का 10% है, लेकिन सेल्स की वैल्यू हमें नहीं पता, तो बहरहाल अभी हम इसको रहने देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ लिखी हुई है कंसाइनमेंट प्रॉफिट, यानी कि 6720 का मुझे प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट जो है वो इस जगह पर लिखा जाता है और जो प्रॉफिट हुआ है हमें वो वैसे तो हमें कैलकुलेट करना होता है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेटेड है 6720। ठीक है। अच्छा, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, यानी कि मैंने जो इन्वेंट्री कंसाइनमेंट पे भेजी थी वो कितनी है? गुड्स ऑन कंसाइनमेंट
1000 लॉन मूवर्स मैंने परचेज़ किए थे, एक 50 का परचेज़ किया था और 400 एल्बर्ट को भेज दिए थे। तो अगर मैंने 400 एल्बर्ट को भेजे थे तो 400 इंटू 50, 400 इंटू 50 जो है ना वो बन जाता है 20,000, यानी कि 20,000 के मैंने गुड्स जो है ना वो एल्बर्ट को सेंड किए थे। और एंड में ये भी लिखा हुआ है कि जमैका में 4,800 रुपये की इन्वेंट्री है, यानी कि ये जो मेरा क्लोजिंग जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 4,800 का है। और इसका मतलब ये हो गया कि 20,000 रुपये की चीज़ें में से 4,800 की चीज़ें बच गई हैं। जो बिकी हैं ना वो 20,000 माइनस 4,000 और 800 यानी कि 15,200 रुपये की चीज़ें बिकी हैं। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में सेल्स की पोजीशन ये होती है, क्रेडिट साइड पर हम सेल्स लिखते हैं, लेकिन सेल्स की वैल्यू हमें मालूम करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं इसका एक और फॉर्मेट भी बनाता हूँ। हम इसकी वर्किंग यूँ भी कर सकते थे कंसाइनमेंट अकाउंट की कि हमने सेल्स लिखी, इसमें से लेस किए सारे एक्सपेंसेस। अच्छा, एक्सपेंसेस में जो हमारे पास गुड्स ऑन कंसाइनमेंट होंगे, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट हमने 400 यूनिट्स 50 रुपये वाले जमैका भेजे थे, विच इज़ 20,000। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 4,800 है। इसका मतलब ये हो गया कि कितने बिक गए, 20,000 माइनस 4,800 यानी कि 15,200 रुपये की ये चीज़ें बिक गई। ठीक है। इसके अलावा दूसरे एक्सपेंसेस में फ्रेट चार्जेस, लैंडिंग ड्यूटीज़, ये मैं ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट बता रहा हूँ, 3,600 रुपये, लैंडिंग ड्यूटीज़ 400 रुपये। ठीक है। इसके अलावा कमीशन माइनस होना चाहिए। कमीशन कितना होना चाहिए, कमीशन जो है वो सेल्स का 10% होना चाहिए, और वो माइनस हो जाए जब तो हमारा प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है ना। और जो प्रॉफिट आना चाहिए वो प्रॉफिट मुझे मालूम है, वो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, वो होना चाहिए 6720। ये हमें मालूम है कि भाई 6720 का प्रॉफिट होगा। ये दूसरी तरह का मैंने फॉर्मेट बनाया। अच्छा, अब मैं कमीशन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं, आप एज्यूम कर लो कि सेल्स जो है ना वो x है। आप एज्यूम कर लो कि सेल्स जो है ना वो x है। तो सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15,200 माइनस किया, 3,600 रुपये के फ्रेट चार्जेस माइनस किए, 400 रुपये की लैंडिंग ड्यूटीज़ माइनस करी, और कमीशन सेल्स का 10% है, यानी कि यहाँ से मैंने 0.1x माइनस किया और मेरे पास बचना चाहिए 6720 प्रॉफिट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं वापस से रिपीट करूँगा, सेल्स को मैंने x एज्यूम किया, कमीशन 0.1x होगा, सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन माइनस किया तो 6720 का प्रॉफिट आना चाहिए। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 15,200 प्लस 3,600 प्लस 400, 6720 में दूसरी साइड सारी चीज़ें जाएंगी, ऐड होंगी, तो ये बनेगा 0.9x इज़ इक्वल्स टू 25920। तो x कितना होगा, 25920 डिवाइडेड बाई 0.9 विच इज़ 28,800। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरी सेल्स होगी वो होगी 2,800। ठीक है। और जो मेरा कमीशन होगा इसका 10% विच इज़ 2,880 का कमीशन होगा। अब अगर तुम दोनों साइड्स को देखोगे ना तो दोनों साइड्स बैलेंस भी हो रही होंगी सेम अमाउंट पर। क्रेडिट्स का टोटल कितना है, 2,8800 और 4,800 विच इज़ 33,600, और डेबिट्स का टोटल कितना है, 20,000 प्लस 3,600 प्लस 400 प्लस 2,880 प्लस 6,720 विच इज़ 33,600। ठीक है भाई। तो ये मेरा कंसाइनमेंट का अकाउंट बन गया। जनरली मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ था तो हमें कुछ रिवर्स वर्किंग्स करनी थी। सही। अच्छा,
अब इसके बाद सेकंड में बोलता है प्रिपेयर एल्बर्ट्स अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ ली फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ दिसंबर 2013। तो मुझे एल्बर्ट का अकाउंट बनाना है ली की बुक्स में। एल्बर्ट हमारा एजेंट था। एल्बर्ट जो है उसका अकाउंट यानी कि उसका रिसीवेबल या पेएबल का हमें अकाउंट बनाना है। एल्बर्ट ने हमारे बिहाफ पर 28,800 रुपये की सेल्स करी। एल्बर्ट ने हमारे बिहाफ पर 28,800 रुपये की सेल्स करी। इसका मतलब ये 28,800 रुपये हमें देगा, और देगा यानी कि डेबिट साइड पे लिखूँगा, यानी कि ये हम कंसाइनमेंट अकाउंट से एक अमाउंट लिखेंगे 28,800 रुपये की। ये 28,800 रुपये वो हैं जो एल्बर्ट हमें देगा, ठीक है ना, क्योंकि इसने सेल्स करी है, इसके पास हमारे पैसे पड़े। लेकिन इसमें से एल्बर्ट 400 रुपये जो है ना वो लैंडिंग ड्यूटीज़ दे चुका है। लैंडिंग ड्यूटीज़ जो है वो खर्चा वो हमारे बिहाफ पर दे चुका है। तो अगर ये लैंडिंग ड्यूटीज़ दे चुका है तो मैं इससे अब 28,800 नहीं लूँगा, मैं बोलूँगा 400 हटा दो। 400 तो हमारे बिहाफ पर किसी को पे कर चुके हो, तो तुम 28,800 नहीं दोगे बल्कि 400 रुपये कम दोगे। वो 400 रुपये कम करने के लिए क्रेडिट साइड पर मैं लिख दूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट से ये वैल्यू आ रही है किस चीज़ की, लैंडिंग ड्यूटीज़ की। अच्छा, उसके बाद एल्बर्ट ने ये कहा था कि 28,800 रुपये की अगर मैं चीज़ें बेचूंगा तो मैं 10% कमीशन रखूँगा। अब जब वो कमीशन रख लेगा तो वो पैसे भी एल्बर्ट हमें नहीं देगा। तो हम वापस से लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट और कमीशन। 28,800 रुपये का 10% जो है वो बनता है 2,880 रुपीज़ का उसने कमीशन भी अपने पास रख लिया, ठीक है। अच्छा, फिर एल्बर्ट ने हमें ड्यूरिंग द ईयर 19,000 रुपये दे भी दिए। तो अगर 19,000 उसने दे दिए तो हमारे बैंक अकाउंट में आ गए होंगे, बैंक डेबिट और एल्बर्ट का अकाउंट क्रेडिट 19,000 रुपये। अब जो नेट रिसीवेबल या पेएबल है वो कैलकुलेट हो सकता है। अगर मैं टी अकाउंट की बात करूं तो दोनों जगह पर मैं 28,000 और 800 लिखूंगा, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 400, 2880 और 19,000, बच जाएगा 6520। जो कैरेट डाउन होगा वो होगा 6520। दूसरा तरीका इसका सोचने का ये है कि 28,800 रुपये में से 400 रुपये लैंडिंग ड्यूटीज़ के गए, 2880 रुपये कमीशन के वो डिडक्ट कर रहा है, 19,000 मुझे पे कर चुका है, तो 6,520 रुपये अभी भी इसने मुझे पे करने हैं। 6,520 रुपये इसने अभी भी मुझे पे करने हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनसोल्ड लॉन मूवर्स एल्बर्ट वाज होल्डिंग ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2013। अनसोल्ड लॉन मूवर्स कितने थे? तो अनसोल्ड लॉन मूवर्स अगर मुझे ढूंढने हैं तो मुझे उनकी कॉस्ट ढूंढनी होगी। अच्छा, कॉस्ट कैसे आएगी सर? देखो, हमने एल्बर्ट को इनिशियली 400 लॉन मूवर्स दिए थे, उसकी वैल्यू थी 20,000। अच्छा, अब जब हम क्या कहते हैं, अच्छा इसको कैरी डाउन भी कह सकते हैं। जब हम कैरी डाउन की बात करते हैं ना, यानी कि जो चीज़ें एल्बर्ट के पास पड़ी हुई, हमने कहा 4,800 रुपये की, तो जब ट्रांसपोर्ट होते हैं गुड्स तो उस पर लगने वाला फ्रेट भी गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जब मैंने गुड्स जमेका ट्रांसफ़र किए थे तो 3600 और 402 और ख़र्चे किए थे, यानी कि 20,000 रुपये उनकी इन इट सेल्फ वैल्यू थी। 3,600 रुपये का एक खर्चा किया, 400 रुपये का एक और ख़र्चा किया, यानी कि टोटल अब उनकी वैल्यू 20,000 प्लस 3600 प्लस 400 विच इज़ 24,000 बन गई। और 24,000 रुपये में ये टोटल चीज़ें कितनी थी? 400 चीज़ें थी। 24,000 रुपये की 400 चीज़ें थी ना, उसमें से कुछ बेच दी, कुछ रह गई, वो एक अलग बात है। तो 24,000
डिवाइडेड बाई 400 विच मीन्स कि एक चीज़ हमें 24,000 डिवाइडेड बाई 400, एक चीज़ हमें 24,000 डिवाइडेड बाई 400 विच इज़ 60 की पड़ी। एक चीज़ 24,000 डिवाइडेड बाई 400 विच इज़ 60 की पड़ी। और अगर इसके पास 4,000 और 800 रुपये की चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर इसके पास 4,000 और 800 रुपये की चीज़ें पड़ी हुई हैं और एक चीज़ 60 की वैल्यू रखती है, तो इसके पास क्लोजिंग स्टॉक में कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं? 4,000 और 800 डिवाइडेड बाई 60 विच मीन्स के 80 यूनिट्स इसके पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं। ठीक है। लास्ट पार्ट कहता है लीज कंसर्निंग वेदर टू कंसंट्रेट हिज एफर्ट्स ऑन सेल्स इन इंडोनेशिया और इन जमैका। क्या ये चीज़ें इंडोनेशिया में बेचे या ये चीज़ें जमैका में बेचे? एडवाइस ली वे टू कंसंट्रेट हिज सेल्स एफर्ट्स, सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशंस। अच्छा, अब एक इस सवाल का सही आंसर देने के लिए जो है ना, आपको वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट की बेसिस पर बात करते हैं तो देखो, हमने जो जमैका में सेल्स करी उससे हमें 6720 का प्रॉफिट हुआ और हमने 320 चीज़ें बेची हैं, बिकॉज टोटल 400 चीज़ें थी, 400 में से 80 क्लोजिंग में, तो हमने 320 चीज़ें बेची होंगी, विच मीन्स 6720 डिवाइडेड बाई 320, 6720 डिवाइडेड बाई 320। जमैका में एक चीज़ जो हमने बेची उससे हमें 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें हमने इंडोनेशिया में बेची, और इंडोनेशिया का ग्रॉस प्रॉफिट है 22,000 रुपये। इंडोनेशिया का ग्रॉस प्रॉफिट है 22,000 रुपये। अच्छा, इंडोनेशिया का ग्रॉस प्रॉफिट 22,000 रुपये हो गया। और अगर मैं सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करूं तो 22,000 माइनस 17,600, यानी कि नेट प्रॉफिट जो है वो 4,000 और 400 रुपये हो गया। और कितनी चीज़ें बेची हैं? ली ऑल्सो सोल्ड 550 लॉन मूवर्स इन इंडोनेशिया, 550 चीज़ें बेची हैं। तो 4,000 और 400 रुपये के प्रॉफिट में 550 चीज़ें बेची हैं, विच मीन्स के एक चीज़ पर मुझे 8 रुपये का प्रॉफिट आया। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली जमैका इज़ मच बेटर देन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक यूनिट बेचकर 8 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, जमैका में एक यूनिट बेचकर 21 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। ये एक स्पेसिफिक वर्किंग है जो आप इस आंसर में शो कर सकते हो। बाकी आपने जो है वो थ्योरी वाले पार्ट्स जो हैं वो पास पेपर से रीड करने हैं आंसर करने के लिए। बहुत सारी बातें आप लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक्सचेंज रेट्स से रेलेवेंट पॉइंट भी लिख सकते हो। एक्सचेंज रेट्स से रेलेवेंट पॉइंट क्या होगा कि यार अगर हम कहीं बाहर चीज़ें बेचते हैं ना, तो एक्सचेंज रेट्स अगर ऊपर नीचे हुए, हमारे फेवर में मूव नहीं हुए, तो हमें कम रिसीविंग या ज़्यादा रिसीविंग भी हो सकती है। बहरहाल वो चीज़ें जो है वो हम लोग थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से ज़रूर डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।